हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स। ओके, और यहाँ पर हम पहला चैप्टर जो है वो करने वाले हैं, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है और काफी स्कूल में ये पढ़ाया भी नहीं जाता। ओके, और अगर पढ़ा भी रहे हैं तो बहुत बेसिक लिमिटेड चीजें पढ़ाते हैं जो आपको सीधे एग्जाम में दे दी जाएंगी। ओके, तो स्कूल एग्जाम्स के लिए तो काफी स्कूल, मतलब मैक्सिमम स्कूल्स में तो आता ही है, ऐसा नहीं कि इसको स्किप आउट किया जाता है, पर आपको हो सकता है कि आपके टीचर्स ना पढ़ाए। यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई नहीं, पढ़ाना चाहिए तो भाई शुरू से हम स्टार्ट करें, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो लाया है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये चीज कहूंगा कि व्हाट इज फिजिक्स, यानी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, और जो ब्रांचेस हमको पढ़ने हैं 11th-12th में, इन सब चीज की जानकारी मैंने एक वीडियो में दे रखी है। आप यूट्यूब पे जाके सीधे व्हाट इज फिजिक्स टाइप करोगे तो आपको वो वीडियो जो है मेरा मिल जाएगा। ओके, तो आप जरूर वो वीडियो को देखिए। और इसके अलावा एक जो बहुत एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई 10th और 11th के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। अगर आप साइंस की बात करो, फिजिक्स की बात करो, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है और इस गैप को फिल करना जरूरी है, अदरवाइज ये जंप जो है बहुत मुश्किल पड़ेगा। उस गैप को फिल करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और एक्चुअली वो पार्ट्स में थे, उसको कंबाइन करके मैंने रिसेंटली रीपोस्ट किया है। 4 आवर्स का एक वीडियो है, बेसिक फॉर 11th साइंस स्टूडेंट्स। तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखिए एक बार में, नहीं तो पार्ट वाइज देख लीजिए। लेकिन वो अगर आप सीख गए, उसके अंदर लॉग का अलग है, लॉग वाला एक अलग है। वैसे उसके अंदर दिया है इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स जो कैलकुलस वाला पार्ट है। इसके अलावा ग्राफ की बेसिक, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब जो है एक पूरा पैक बना के मैंने 4 आवर का वीडियो बना दिया है, वो आप जरूर चेक करिए। आपको करना ही होगा, नहीं तो भाई गड़बड़ी हो जाएगी वहां पर। तो ये गैप फिल करने के लिए पहले वो आना जरूरी है, और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स आगे, मतलब अब यहां सर मैथ्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ नॉन मैथ्स वाले जो बायो वाले स्टूडेंट है जो मैथ्स नहीं ले रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप उन फॉर्मूलाज को हमेशा प्रैक्टिस या पढ़ते रहिए, क्योंकि मैथ्स का अगर कनेक्शन नहीं होगा तो वो और डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। ओके, तो आपको वो देखना है। वैसे हम स्टार्ट करते हैं विथ आवर चैप्टर। यहां पर सबसे पहले समझना है इस वर्ड का मतलब, साइंस जो है कहां से आया। इट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो, किसी चीज की जानकारी जो है वो हासिल करना। ओके, मतलब चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी फैक्ट्स है, जो भी हमारे आसपास के फैक्ट्स है, उसको हम जानते हैं, है ना, उसको जानने की कोशिश करते हैं। सो साइंस ऑब्वियसली उसी बारे में है कि भाई हर चीज का नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज इकट्ठा करना। फिजिक्स, अब ये फिजिक्स क्या है सर? फिजिक्स एक डिराइव हुआ है, जो वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस, और फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। वैसे फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, उससे पहले ये समझ लो केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब चीजें पढ़ते हैं, रिएक्शंस एंड ऑल। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, सेल एंड ऑल, सब कुछ पढ़ते हैं वहां पर। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं नेचर के फिनोमिनाज, नेचर में जो भी फिनोमिनाज होते हैं, है ना, जैसे कि हवाएं चल रही है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। ओके, कंडक्शन, कैसे कंडक्शन, हीट कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है, या जब हम बटन चालू करते हैं तो ये लाइट कैसे ऑन हो गई, कौन सा फिनोमिना हुआ उसके पीछे। तो ये सारी चीजें जो है हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। मैग्नेट कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, कैसे लोहे के पीस को अट्रैक्ट करता है, ये सारी चीजें, नेचर के जो भी इवेंट्स है, इनके प्रोसेस को समझना, इनकी वर्किंग को समझना जो है, हम यहां पर फिजिक्स में करते हैं। ओके, अब यहां पर कुछ और जरूरी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, जैसे कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू डिलीवर फिजिक्स। मैथ्स के बिना फिजिक्स जो है नहीं किया जा सकता। फिजिक्स को पूरी तरह से करना है तो आपको यहां पर मैथ्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने एक वीडियो में कहा था कि भाई जो लोग बायो की फील्ड में भी जाना चाहते हो ना, मतलब मैथ्स को आप ऑप्ट कर लो, क्योंकि वो मैथ्स जो है ना आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करता है। बट जिनको टफ लगे भाई वो लोग इसमें ना जाए, जो मतलब लगता है कि 4 सब्जेक्ट हैंडल नहीं होंगे इस तरीके वाले, पीसीएमबी पूरा अच्छे से हैंडल नहीं होगा, तो वो लोग ना करें। लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहूंगा कि मैथ्स का जो पूरा ग्रिप है ना, वो पकड़ के आपको रखना है। सारे फॉर्मूलाज, बेसिक जो भी चीजें चाहिए यहाँ पर, वो आपको अच्छे से आने चाहिए।
सो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू डिलीवर फिजिक्स। कोई भी चीज आपको फॉर्मूला निकालना है या फिर कैलकुलेशंस करने हैं तो वहां पर मैथ्स तो लगेगा ही। बिना मैथ्स के आप कैसे चीजों को एग्जैक्टली बता पाओगे। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, मेजरमेंट, करेक्शन, मतलब यही सब चीजें होती है ना। मेजरमेंट होता है, उसमें एक्यूरेसी होती है, कैलकुलेशन होता है। मैथ्स कहाँ, मैथ्स तो चाहिए ही होगा इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो भी लॉज बनते हैं फिजिक्स में वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होने ही चाहिए भाई। ऐसा तो नहीं है कि यहां पर जो है ग्रेविटेशन का मतलब अलग है और यूएस में या चाइना में ग्रेविटेशन का मतलब अलग है। ग्रेविटेशन तो भाई पूरा यूनिवर्सल फिनोमेना है। तो इसी तरह की चीजें, मतलब यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, जो भी फिनोमेना है वो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक देश का बॉर्डर से पार कर लिया तो वो रूल्स बदल जाएंगे। इस तरह से साइंस नहीं डील करता। ओके, सो इसके जो फिनोमेनाज हैं, जो लॉज हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। ओके, कंसेप्ट्स आर एवर डायनामिक। एवर डायनामिक का मतलब क्या? अब देखो फिजिक्स बना कैसे। ये किताब ऐसा तो नहीं कि ऊपर से टपकी कहीं से, नहीं। तो ये जो भी फिनोमेनाज हैं या जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने जो भी डिस्कवरीज करी है वो सब नेचर को ऑब्जर्व करते हुए, नेचर में जो भी फिनोमेनाज हो रहे हैं उनको देखते हुए ये सब बना है कि हाँ भाई एप्पल नीचे ही गिरा, प्लैनेट्स जो है कैसे रिवॉल्व करते सन के आसपास। इन सभी चीज़ों की वजह से ही मतलब ऑब्जर्वेशन करके और उसी पे बेस है ये फिजिक्स। मतलब ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूड किया गया है उस हिसाब से ये स्टडीज बनी हुई है। ओके, अब हो सकता है कि कल को, जैसे आज हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, अगर कल से ऐसा हो जाए कि भाई चीजें एक दूसरे को रिपेल करने लगे बिकॉज वी डोंट नो द मैजिक ऑफ नेचर, जो भी मिरेकल है हमारे नेचर का, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि कल ग्रेविटी कुछ और हो जाए। मतलब ये जो भी हम साइंस पढ़ रहे हैं अब तक जो हमने पढ़ा वो सब गलत साबित हो जाए। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हाँ अब तक तो हम प्लूटो को प्लैनेट मानते थे, उसके बाद अचानक से बीच में पता चला कि भाई वो क्या था, ड्वार्फ प्लैनेट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ बदलती रहती हैं, बदल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर समीकरण जो है हमेशा बदलने के चांसेस होते हैं। ओके, तो इसलिए इसको डायनामिक कहा जाता है। डायनामिक का मतलब होता है जो चीज कभी स्टैटिक या एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, बदल सकती है। ओके, इसके बाद मतलब गुंजाइश है, कोई चीज जो है यहाँ पर डिनाई नहीं की जा सकती कि ऐसा होगा ही नहीं। ओके, अगला जो है फिजिक्स के बारे में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक है यूनिफिकेशन, दूसरा है रिडक्शनिज्म। व्हाट इज यूनिफिकेशन? ये अट्रैक्शन ऑफ दिस पेन टुवर्ड्स द अर्थ या एप्पल फॉलिंग ऑन द अर्थ, प्लैनेट्स अट्रैक्टिंग ईच अदर, प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इन सब चीजों के लिए अलग अलग फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। इन सब को जब न्यूटन ने पता लगाया तो ये पता चला कि इन सब के पीछे एक ही लॉजिक काम करती है, दैट इज ग्रेविटेशन। मतलब अलग अलग साइंस, अलग अलग जो इवेंट्स है उसका एक कॉमन रीजन दे दिया गया। इसी को यूनिफिकेशन कहते हैं। ये अलग अलग फिनोमेनास को एक कॉमन रूल, कॉमन प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया जाए, यूनिफाई कर दिया जाए एक लॉ में, एक प्रिंसिपल में। ठीक है, इसके बाद रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में रिडक्शनिज्म भी काफी होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हमने पढ़ा सपोज कि एक बल्क ऑब्जेक्ट है, या मान लो कि एक बीकर के अंदर वाटर है या कोई लिक्विड है और उसका एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 50 डिग्री सेल्सियस आया कैसे, किस वजह से है? तो एक्चुअली जो उसके अंदर वाटर है, जो भी लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है या उस लायक है कि वो 50 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कोई चीज़ को, अब हम इसके पूरे टेम्परेचर को ओवरऑल स्टडी कर रहे थे, पर उसके लिए भी हमने जो उसके पार्टिकल्स के लेवल तक जो उसकी स्टडी कर, दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। ठीक है, उसके इन डेप्थ में चले गए और फिर उसका रिसर्च किया। ठीक है, इसी को रिडक्शनिज्म कहते हैं। और फिजिक्स में ये सारी चीजें होती है। यूनिवर्सल लॉज होते हैं, एवर डायनामिक रूल्स होते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है कि कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। ओके, अब इसके बाद क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स
क्लासिकल वर्ड का मतलब क्लासिकल सिंगिंग, क्लासिकल डांस क्या होता है, पुराने जमाने का, हम ये ऐसे मानते हैं। तो जो 1900 तक जो चीजें इस साल तक डिस्कवर हुई, रिसर्च हुए, उन फिजिक्स को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। और मॉडर्न फिजिक्स मतलब क्या, जो 1900 के बाद जो फिजिक्स डेवलप करी गई है उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब हमको 11th-12th में जो फिजिक्स पढ़ना है उसी तक हम यहाँ लिमिटेड रहेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको कौन सा मेन ब्रांचेस पढ़ने हैं। क्लासिकल के अंदर मैकेनिक्स है, जहाँ पर मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, मशीन, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब कुछ हम यहाँ मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा 11th जो है, याद रखो कि ये हमारा 11th का 80 या 90% आप कह सकते हो जो सिलेबस है वो मैकेनिक्स के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट, तो रेफ्रिजरेटर के बारे में या हीट इंजन, जो गाड़ियों की इंजन होती है उसके बारे में, ऐसी चीजें जो है हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब हीट से किसी फॉर्म में या कोई फॉर्म हीट में बदल जाए, तो वो सारी स्टडी यहाँ पर होती है। जैसे रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, और अगर हम बात करें इंजन की तो वहाँ पर हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं, और अगेन ये भी हम 11th में पढ़ेंगे। तो अबाउट समझो 10% जो है अब यहाँ पर हमारा जो सिलेबस की बात करें 11th के हिसाब से, तो फिर 11th का 10% जो है वो थर्मोडायनेमिक्स होगा। अप्रॉक्स कह रहा हूँ ये मैं, तो यानी मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ये हम पढ़ेंगे 11th में। इसके बाद है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स पहले ना ये अलग अलग ब्रांचेस, देखो यहाँ पर भी आपको यूनिफिकेशन वाला जो चीज़ है वो मिलेगा। पहले इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस हुआ करते थे। फिर क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे कि हैंस ओरस्टेड, माइकल फैराडे। तो ये लोगों ने क्या किया, काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें पता चलें जिससे कि पता चला कि भाई चार्ज और मैग्नेट या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फिनोमेना जो है आपस में लिंक्ड है। और बाद में तो मैक्सवेल ने ये तक बता दिया कि भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना ऑप्टिक्स से, लाइट से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़ा हुआ है, नॉट ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़ा हुआ है। तो यानी जो रेडिएशंस होते हैं वो, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ उसके मतलब वहां पर कंटेंट होती है, नॉट ऑप्टिक्स। हाँ, तो यहां पर यूनिफाई कर दिया किस चीज को, चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट को और मैग्नेटिज्म वाले पार्ट को यूनिफाई कर दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम दिया गया उसको, और उसको और ज्यादा ब्रॉड वे में उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम चार्ज के बारे में, करंट इलेक्ट्रिक सिटी के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, ये सब कुछ जो है, इवन अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, वो सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, ये अलग ब्रांच है। यहाँ पर लाइट के अलग अलग फिनोमिनास को स्टडी किया जाता है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके अलावा इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसी चीज़ें जो है हम यहाँ पर ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं और करेंगे इनफैक्ट। ठीक है, तो यानी देखो इलेक्ट्रोडायनामिक्स और जो ऑप्टिक्स है ये आपका 12th में होगा। मेजर जो स्टडी होगी वो इन्हीं दो पार्ट से होगी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और ऑप्टिक्स। इसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम बेसिकली ये वो फिजिक्स है जो एटॉमिक, न्यूक्लियर लेवल पे डील करती है, और इसको क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है। तो इस चीज़ के बारे में भी जो है यहाँ पर हम 12th में इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, और मॉडर्न फिजिक्स में इसके अलावा आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और ये सारी चीज़ें भी आती है, पर हमको यहाँ पर 11th-12th में नहीं पढ़ना। हमको यहाँ पर ये 5 ब्रांचेस का हो तो हमको पढ़ना है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और यहाँ पर ये मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और चीज़ कि जो फिजिक्स है इसमें हम स्टडीज़ कैसे करते हैं। तो जैसे एक बड़ा ऑब्जेक्ट है वो कैसे रोटेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट में अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में इंक्लूड करते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़े साइज का,
है ना, ऑफ लार्जर डायमेंशन, तो ऐसे उसको हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में ये सारी चीज आती है, एटॉमिक, न्यूक्लियर, एकदम छोटे लेवल की जो ऑब्जेक्ट्स या छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उस लेवल में जो स्टडी होती है वो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आती है। और मेसोस्कोपिक फिजिक्स किस में आता है, जो ना तो एकदम छोटा है जो ना बहुत बड़ा है। समझो कि सम 100 ऑफ पार्टिकल्स एक डब्बे में रख दिया, गैस पार्टिकल्स 100 मॉलिक्यूल्स रख दिए, वो कैसे वहां पर टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो कैसे कंटेन कर रहे हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पर मेसोस्कोपिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद फिजिक्स इज रिलेटेड टू, दूसरे सब्जेक्ट से भी जुड़ा है, केमिस्ट्री से, है ना। जैसे कि अगर आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझना है, एटम के अंदर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका जो डिज़ाइन समझना है, उसके अंदर का कॉन्फ़िगरेशन समझना है, तो उसके लिए हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो फिज़िक्स से बनी हुई डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, है ना। तो चाहे माइक्रोस्कोप हो या जो भी चीज़ें आप बोल सकते हो, टनलिंग माइक्रोस्कोपी, ये सारी चीज़ें जो है वो सब फिज़िक्स की ही डिस्कवर की गई है। ओके, इसके बाद बायोलॉजी में भी यू आर यूजिंग माइक्रोस्कोप, एकदम खतरनाक वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब चीज़ें जो हम बनी हुई है, जो हम यूज़ करते हैं, अगेन फिजिक्स की ही देन है। मैथ्स कैसे रिलेटेड है फिजिक्स से, अभी मैंने बताया था, मैथ्स के बिना फिजिक्स अधूरा। मतलब मैथ्स जो है वो आपको नीडेड है फिजिक्स के कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी यानी क्या होता है कि जो हमारा तारों की भाषा है, जो भी चीज़ें हमारे आसमान में, हमारे स्पेस में होती हैं, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, उन सब चीज़ों का जो रिसर्च है, ओके, वो हमारे एस्ट्रोनॉमी के अंदर आता है। इसके बाद सेल्फ स्टडी, कौन सी चीज़ सेल्फ स्टडी करनी है भाई, ये चीज़ जो मतलब आपको इस चैप्टर में जो साइंटिस्ट के बारे में दिया है, उनके जो मतलब जो मेजर साइंटिस्ट है और उनकी डिस्कवरीज है, बस उनका वो लिस्ट जो है आप याद कर सकते हो। काफ़ी स्कूल्स में उसके बारे में सवाल आते हैं, काफ़ी स्कूल में नहीं आते, ओके, बट कम से कम एक बार तो पढ़ना बनता है। कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। शॉर्ट में ये चीज बता देता हूं, देखो ये कंजर्वेशन वाला लॉ और यहाँ पर जो ये फंडामेंटल फोर्सेस है ये आपको स्पेशली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to another and the total amount of energy in universe always remains constant, है ना। इसके बाद है चार्ज। सपोज हम एक वायर ले रहे हैं और मान लो 3 वायर्स है आपस में किसी सर्किट के अंदर, यहां से आ रहा है 10 कूलम चार्ज, यहां से आ रहा है 5 कूलम चार्ज, और यहां से ऑब्वियसली वो निकलेंगे, ऐसा तो नहीं सब जगह से आएंगे, जहाँ चार्ज जाएगा कहाँ, तो यहां से कितना चार्ज निकलेगा, कितना पॉसिबिलिटी है, क्या 12 कूलम निकल सकता है या क्या 20 कूलम निकल सकता है, दोनों ही आंसर गलत होंगे। क्यों, जितना चार्ज इस पॉइंट पे आया है 5 प्लस है ना 10, टोटल 15 कूलम आया है, तो यहां से कितना कूलम निकलेगा, 15 कूलम निकलेगा। बिकॉज उस पॉइंट पे, उस जंक्शन पे ना तो कुछ चार्ज वहां रुक सकता है, ना ही कोई चार्ज वहां पर क्रिएट हो सकता है। ऐसा नहीं कि 15 से ज्यादा होगा या 15 से कम होगा, जितना चार्ज वहां आया उतना ही चार्ज वहां से निकलेगा। यानी दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब अभी ये भी ऑलमोस्ट एनर्जी जैसा ही है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एनीवेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो हमेशा वहां कंजर्व होता है वो, ठीक है। इसके बाद लीनियर मोमेंटम वाला हमने 9th में भी पढ़ा था, थोड़ा बहुत आइडिया था उसका। लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो उसका मोमेंटम दिया जाएगा बाय m इंटू v। तो अगर मान लो कि कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, मान लो ये दो बॉडी का सिस्टम है, A एंड B आपस में कोलाइड किए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी UA और इसकी थी UB, और इसका मास था ma एंड मास इसका था mb, आपस में कोलाइड किए, कोई बाहर का फोर्स यहाँ पर नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ऐसे में आफ्टर द कोलिजन यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बिफोर कोलिजन, मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, ये हो गया A का मोमेंटम। ऐसे ही मास ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ B, ये हो गया B का मोमेंटम, ये हुआ बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन मान लो वेलोसिटी हो गई VA एंड VB, तो
आफ्टर कोलिजन की मोमेंटम कितना हो जाएगा, ma-va प्लस mb-vb। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ये कहना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या फिर एक थोड़ा हायर लेवल के हिसाब से कहा जाए तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये दोनों आपस में ही बस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब कुछ और नहीं है बाहर। तो ऐसे में अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है, चेंज नहीं होता। और ऐसे ही जब बात आती है रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में जो मोमेंटम, जैसे यहाँ लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर भी क्या है कि जैसे यहाँ पर P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी था लीनियर मोमेंटम, वैसे एंगुलर मोमेंटम जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो वहां पर वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी। ये सब चीजें आप आगे पढ़ोगे तो उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नॉट W, दिस इज ग्रीक लेटर ओमेगा। अब ये ग्रीक लेटर कौन से हैं उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वेरियस ग्रीक लेटर्स सब आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और इसका जो जैसे यहाँ पर मास लिया जाता है वैसे यहाँ पर एक और टर्म होता है जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चीजें आप पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में। तो जैसे यहाँ पर M है वैसे इधर होता है I, और जैसे यहाँ पर V है वैसे यहाँ पर होता है ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने लीनियर वाले में क्या बोला, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन में, कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता सिस्टम का। वैसे यहां पर हम क्या कहेंगे, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स है वैसे यहां पर टॉर्क, कोई चीज को गोल घुमाना है तो वहां पर टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक ग्रीक लेटर टाउ से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे यहां लीनियर में फोर्स है वैसे यहां पर टॉर्क है। तो इधर क्या कहेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क की एब्सेंस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। तो ये चीज तो हमने कर ली, बहुत अच्छी बात है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको पॉज करके और नोट्स बना सकते हो, अभी कर लेना। और इसके बाद इधर पे इसको डिस्क्राइब कर लेंगे, जो 4 फंडामेंटल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ आए ना आए ये चीज तो एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम्स में जरूर आ जाएगी। ओके, फंडामेंटल फोर्सेस, वैसे हमको पता है बहुत सारे टाइप के फोर्सेस होते हैं, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स से लेके मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऐसे बहुत सारे फोर्स हम सुनते ही रहते हैं। बट जो जितने भी फोर्स आप सुनते हो वो सब इस मेन 4 यही फोर्स के अंडर ही आते हैं, मतलब यही मेन 4 कैटेगरीज है, बाकी सब इसी के अंडर आते हैं। कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत आसान है। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा ही है, 9th में भी पढ़ा था आपने, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसमें मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट मास है m2, इनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको कैपिटल G, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये फोर्स का खासियत क्या होता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इसमें रिपल्शन नहीं होता। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मास, यहां पर मास की वजह से ये फोर्स होता है। ओके, और फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद ये इन चारों में सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन यहां पर इसका रेंज सबसे ज्यादा, इन्फिनाइट रेंज है इसका। रेंज मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर काफी डिस्टेंस पे भी है, भले फोर्स कम होगा लेकिन एक्ट करता रहेगा। ठीक है, रेंज जो है इसका काफी ज्यादा, दूर से भी काम करता है, लेकिन स्ट्रेंथ के मुकाबले में बाकियों से सबसे कम है इसका। सो वीकेस्ट फोर्स है लेकिन रेंज काफी ज्यादा है। दोनों चीजें अलग अलग है, स्ट्रेंथ अलग चीज है और रेंज अलग चीज है, वो आपको आगे और क्लियर होती जाएंगी। अब इसके बाद एक और चीज है कि भाई ये कैसा है,
कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब चीजें भी आगे हम सीखेंगे। वैसे फिलहाल इतना बता दूं कि ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स एक्ट होता है वो सेंटर से एक्ट होता है, ठीक है, तो इसको सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है। आप इसको कोई भी रास्ते से इस पॉइंट पे ले आओ, चाहे सीधा लाओ या इस रास्ते लाओ या फिर और कोई लंबा रास्ता फॉलो कर लो, जो वर्क डन है वो हमेशा क्या रहेगा, वो यहां भी वही रहेगा, यहां भी वही रहेगा और यहां भी वही रहेगा। वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, कौन से पाथ से ले आया उसको, कौन से रास्ते से, उस पर डिपेंड नहीं करता। वैसे अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स की तो वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, मान लो कि एक रोड है, सीधा रास्ता और एक पूरा घुमा फिरा के है, तो ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा, वहां पर वर्क ज्यादा हो जाएगा। वैसे ये वाला क्या है, कंजर्वेटिव है, क्योंकि यहां पर हमेशा आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब तक सेम है, कोई भी रास्ता फॉलो करो, वर्क क्या रहेगा, सेम। तो इसलिए हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल। अभी हमने देखा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। तो ये फॉलो करता है ऑब्वियसली। पार्टिकल्स जो इसके अंदर ये माना जाता है कि भाई डिस्टेंस से भी कैसे काम करता है ये, तो इसमें ये कह सकते हो कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये कह सकते हो, जो जिनका यहाँ पर प्रेजेंस माना जा सकता है। अब ये आपको सब एटॉमिक लेवल पे जब पढ़ोगे डिटेल में तब ये सब चीजें आती हैं। वैसे याद रख लो कि इसमें जो फील्ड पार्टिकल्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, दे आर नथिंग बट ग्रेविटॉन्स, उनको ग्रेविटॉन्स कहा जाता है। सेकंड देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा डेप्थ से है। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अगर आपने सुने हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस से लगातार रेडिएशन निकलते रहते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है इनको। दे हैव वेरी अनस्टेबल न्यूक्लियस। और इसमें से कौन से टाइप के यहाँ पर एमिशंस होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल होता है, गैमा रेडिएशन होता है, ठीक है। अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, वो तो रेडिएशन है। गैमा का तो कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहां पर इसमें हमको बीटा एमिशन पे ध्यान देना है कि जो बीटा एमिशन वाला जो प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिविटी का, इसमें न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या चीज है जहां से बीटा निकल रहा है। तो असल में ये माना जाए कि न्यूट्रॉन्स जो है वो यहां पर ब्रेक हो रहे हैं इनटू बीटा। अब ये बीटा जो है ऑलमोस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन जितना, उसका कंपेयर करोगे तो मास और चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है वो। और साथ में यहां पर एक और एमिशन होता है विच इज एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो बीटा डीके प्रोसेस, जब आप डिटेल में जाओगे ये सब चीजें तब आपको और क्लियर होंगी। बीटा डीके प्रोसेस जो होता है इस रेडियो एक्टिविटी में, तो वहां पर जो सब एटॉमिक मतलब न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स में क्या आता है, प्रोटॉन्स भी आता है, न्यूट्रॉन्स भी आता है, तो उसका एमिशन होता है न्यूट्रॉन्स का। बेसिकली यहां पर जब न्यूट्रॉन्स जब ब्रेक होता है वहां से बीटा यानी ये इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। और ये इलेक्ट्रॉन और ये एंटी न्यूट्रिनो जिस प्रोसेस से अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, वहां पर एक फोर्स इन्वॉल्व होता है जिसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ज्यादा रिसर्च अभी इसके बारे में हो रहा है, ओके, लेकिन जितना इंफॉर्मेशन है वो आपको बता रहा हूं मैं। दे आर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इन्हीं को ये सबको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। ज्यादा डिटेल जो है हम न्यूक्लियर चैप्टर में थोड़ा सा वहां पता चलेगा हमको। दे आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों टाइप का यहाँ पर नेचर होता है। ग्रेविटेशनल सिर्फ अट्रैक्टिव था, ये इसमें दोनों नेचर होता है, मतलब कुछ केसेस में अट्रैक्टिव, कुछ कभी किसी कंडीशन में रिपल्सिव। डिस्कवर्ड इन बीटा डीके स्टडी, बीटा डीके का जब स्टडी हो रहा था उस टाइम पे ये वीक न्यूक्लियर फोर्स डिस्कवर हुआ था। अच्छा, वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना भी वीक हो, नाम भले वीक हो इसका, लेकिन तुम्हारे ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रांग है ही। कितना स्ट्रांग है, 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना नहीं, उससे भी काफी ज्यादा, 10⁻25 टाइम्स। 1 के आगे 25 बार 0 लगा दो, 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन योर ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स। काय का वीक
है वीक, वीक कहा गया इसको कंपेयर टू आगे वाले। और ये शॉर्ट रेंज होता है काफी, मतलब एग्जैक्टली न्यूक्लियस के अंदर जो, अब समझो कि वो खुद ही साइज कितनी कम है तो वहां पर एक्ट कर रहा है। अगर डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए इनका तो ये फोर्स एक्ट करना बंद कर देता। ओके, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा टाइप का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है सर? ये वो फोर्स है जो दो चार्जेस के बीच में आप फोर्स देखते हो। लाइक चार्ज रहेगा तो रिपल्शन, अनलाइक रहेगा तो अट्रैक्शन, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन। तो वहां पर सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस है इनका d। तो ऐसे में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा k, और अब ये जो है आपका दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई। कुलम्स लॉ कहते हैं वैसे इसको। ओके, पढ़ना है हमको ये 12th में डिटेल में। तो ये वाला फोर्स, या फिर मैग्नेट के बीच में, मान लो एक मैग्नेट है नॉर्थ है, एक मैग्नेट का यहाँ, दूसरे मैग्नेट का साउथ है, इसका पोल स्ट्रेंथ है m, इसका है सपोज m1 और इसका m2। तो यहाँ पर भी एक फोर्स रहता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी काफी चीजें आपको यहाँ पता चल रही हैं कि भाई इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर होता है। ओके, और इसके अलावा दोनों देखो इनवर्स स्क्वायर रूल जो है वो फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर, एंड दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो मैंने कंजर्वेटिव बताया था ये भी कंजर्वेटिव फोर्सेस है, मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जो फील्ड पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, फोटॉन्स है वो, जिनका रेस्ट मास या मास जो है वो 0 माना जाता है। ओके, ना ही कोई चार्ज होता है इनके अंदर। फोटॉन्स जो लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, अट्रैक्टिव भी हैं, रिपल्सिव भी हैं, और इनका रेंज काफी ज्यादा रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेंज इज जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल का रेंज, काफी दूर से भी चार्जेस या मैग्नेट्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ओके, आपने फ्रिक्शनल फोर्स सुना होगा, टेंशन। टेंशन यानी क्या? धागे के अंदर एक सपोज थ्रेड है, उसको यहां से खींचे जा रहा है, यहां से खींचे जा रहा है, उसमें जो बिल्टअप है वो टेंशन है, फोर्स ऑफ टेंशन कहते हैं इसको। तो ये टेंशन वो फोर्स है जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर कहो तो जो उनका चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो सब के वजह से वहां पर एक अट्रैक्शन बंधा हुआ है। तो ये फोर्स ऑफ टेंशन हो या फिर स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग जो एक दूसरे को जब उसको कंप्रेस करोगे तो वो एक दूसरे को जो मेंटेन करता है अपना इक्विलिब्रियम, ओके, अपना ना पुराना डायमेंशन लाने की जो उसमें खूबी है, स्प्रिंग को खींचा छोड़ दिया फिर से अपने पुराने डायमेंशन पे आ रहा है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ ये सब जितने भी फोर्सेस बता रहा हूं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंडर ही आ जाते हैं। ठीक है, चार्ज वाला जो भी फोर्स है, चार्ज वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, मैग्नेट वाले फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, पर वो दोनों मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ग्रुप के अंदर ही आता है। ओके, बात करें रेंज की, काफी ज्यादा है और स्ट्रेंथ इनका वीक न्यूक्लियर से भी ज्यादा है। बेसिकली अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें तो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स एज दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ये 10⁻25 टाइम्स था, ये 10⁻36 टाइम्स है, एंड दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है, देखो नीचे d स्क्वायर आ रहे हैं, और फील्ड पार्टिकल्स फोटॉन्स होते हैं। ये कर लिया हमने। फाइनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कौन से वाले फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होता है, ओके, प्रोटॉन्स होते हैं। तो देखो यहां पर प्रोटॉन्स दोनों लाइक चार्ज हुए, दोनों पॉजिटिव हुए, तो ये पॉजिटिव होने के बावजूद भी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे। ऐसा क्या हुआ? इतने छोटे स्पेस में ये कैसे 10⁻⁻15 मीटर का इनका साइज होता है, ऐसे डायमेंशन इस ऑर्डर का साइज होता है। तो इतने कम डिस्टेंस में भी हम इसको रख रहे हैं, फिर भी ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे। अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्शन होना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में एक और ऐसा फोर्स है जो इनको एक दूसरे को बांध रहा है, यानी इन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को या कहो तो इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में जोड़ रहा है। और न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर उनको न्यूक्लियॉन्स कहता है।
अच्छा, तो ये एक दूसरे को जोड़ रहा है। ये कौन सा फोर्स है? तो ये जो जबरदस्त फोर्स है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रखता है। और ऑब्वियसली ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, चारों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है और सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ। देखो इसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रेंथ है 10⁻38 टाइम्स एज दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 10⁻25 था, ये 10⁻36 था, ये 10⁻38 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसका रेंज जो है शॉर्टेस्ट होता है, सबसे कम रेंज, मतलब थोड़ा सा भी अगर गैप बढ़ा 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर तक ये एक्ट करता है, उससे ज्यादा डिस्टेंस हुआ खत्म हो जाएगा। ओके, नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब वर्क डन विल बी डिपेंडिंग ऑन द पाथ, नॉन कंजर्वेटिव है। डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं करता। और यहां पर जो फील्ड पार्टिकल्स है वो पाई मीजॉन्स माने जाते हैं। पाई मीजॉन्स क्या है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा अगर आप डेप्थ में जो मॉडर्न फिजिक्स है वहां पर करोगे। ठीक है, बाकी तो हो गया यहाँ पर। ओके, तो होप कि भाई आप लोगों को इस चैप्टर का आइडिया मिल गया और आपके एग्जाम के लिहाज से मेरे ख्याल से ये चैप्टर में से काफ़ी हो गया। बाकी हम देखेंगे आगे वाले पार्ट्स में आगे के चैप्टर्स, और ज़रूर वो वीडियोस देखिएगा जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, बेसिक फिजिक्स का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको वहाँ से आ जाएगा, फिर आपका जो पूरा फिजिक्स है बहुत आसानी से जाएगा, और स्पेशली फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स। ओके, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और उसी हिसाब से आगे की वीडियोस बनते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।